मैं अपूर्वा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पक्षियों पर, यानी कि सीटेट में जो हमारा पक्षी का टॉपिक है, पक्षियों का, आज मैं उस पर चर्चा करने वाली हूँ आप सभी से। ठीक है फ्रेंड्स, और पक्षियों पे जो जिस टॉपिक पे बार बार प्रश्न आते हैं, आज हम उस वीडियो में वो सारे ही टॉपिक पक्षियों के बारे में कवर करेंगे, चाहे वो चील हो, गिद्ध हो, वल्चर हो, बाघ हो, चाहे कुछ भी हो, हम वो सारे टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और प्लस आपको मैं साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो भी बताते हुए चलूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक वो है पक्षी पर, ठीक है, यानी कि बर्ड्स। सबसे पहले बर्ड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बर्ड्स में आता है मोर। मोर की बात करने वाले हैं हम। मोर यानी कि पिकॉक। तो हमारे सीटेट में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो सीटेट में क्वेश्चन पूछता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। बट फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि वे आजकल बच्चे बच्चे को पता है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। अब मोर तो है, बट कैसा मोर, नीला मोर। ठीक है, नीले मोर को क्या किया गया है, राष्ट्रीय पक्षी का जो दर्जा दिया गया है वो नीले मोर को दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन सीटेट में क्या पूछता है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। ठीक है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो राष्ट्रीय पक्षी का जो दर्जा है वो कब दिया गया भारत में। ठीक है, तो इसको जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया, 26 जनवरी 1963। ठीक, ये जो फिगर है इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 3-4 बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। ठीक है, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, बट कैसा मोर, नीले मोर को दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं गिद्ध। गिद्ध यानी कि वल्चर के बारे में। गिद्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वल्चर। वल्चर के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, क्या, हमारे गिद्ध। मरे हुए जानवर आप सभी को पता है, चील, बाज, गिद्ध जो होते हैं, जो मरे हुए पशु होते हैं, उनके क्या करते हैं, उनके शवों को क्या करते हैं, खाते हैं। मरे हुए जो डेड बॉडीज होती हैं, शव होते हैं, मांस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पशु के होते हैं बाहर इधर उधर पड़े होते हैं, उनको क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक, अब उनको खाएंगे तो क्या होगा, सफाई ऑलरेडी होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया था सीटेट में कि प्रकृति का सफाई कर्ता किसे कहा गया है। प्रकृति का सफाई कर्ता तो किसे कहा गया है, गिद्ध को। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो गिद्ध है हमारा, ये क्या करता है, जो मरे हुए पशु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, क्या करते हैं, उनको खाते हैं। ठीक, अब जब उनको खाएंगे तो क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होगा, पर्यावरण क्या होगा, ऑलरेडी साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, सड़न नहीं पैदा होगी। ठीक है, और डेड बॉडीज वगैरह होंगी, तो ये सारी चीजें दूसरे को क्या करती है, साइकिल। आप सभी ने साइकिल पढ़ी होगी, तो वो साइकिल टू साइकिल सारे जानवर वो उनको खाते हैं, उनको फूड चेन आपने पढ़ा होगा, तो वो इसी पे कार्य करते हैं। तो आइए अब अगला देखते हैं, हमारे गिद्ध से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहीं पे लिख देती हूं मैं, यहाँ पे लिखती हूँ, गिद्ध को सफाई कर्ता क्यों कहा जाता है। ठीक, गिद्ध क्योंकि क्या करते हैं, वो मरे हुए पशुओं को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक, उनकी डेड बॉडीज वगैरह क्या करते हैं, जो गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सब की चीजों को क्या करते हैं, उनके मांस वगैरह खाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति का, पर्यावरण का सफाई कर्ता। ठीक है, अब गिद्ध के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए आप लोग। चलिए मैं आपको एक उसके माध्यम से समझाती हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि जो गांव वगैरह में गाय भैंस वगैरह होती हैं, आज शहरों में भी लोग पालते हैं, तो गाय भैंस को अगर ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा दर्द होता है, तो उस केस में क्या होता है, आप गाय और भैंस को क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंजेक्शन। अब जब आप इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, मैंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है, डाइक्लोफेनिक सॉल्ट होता है उस इंजेक्शन में, उन दवाइयों में क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, डाइक्लोफेनिक सॉल्ट। अब ये डाइक्लोफेनिक सॉल्ट करता क्या है,
डाइक्लोफेनिक सॉल्ट जब हम गाय को इंजेक्ट करेंगे या भैंस को, जब उसको जब गाय या भैंस की पीड़ा क्या होगी, असहनीय होगी, बर्दाश्त से बाहर होगी, तो हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे दवाई। अब उसमें होगा क्या, डाइक्लोफेनिक सॉल्ट होगा। अब जब गाय मरेंगी, ठीक है, गाय मरेंगी या मृत्यु हो जाएगी किसी कारणवश, तो उनका मांस क्या खाएंगे, गिद्ध खाएंगे। क्या खाएंगे, गिद्ध। अब ध्यान से सुनिएगा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या खाएंगे, उनका जो मांस होगा, ठीक है, वो क्या खाएंगे, गिद्ध। अब जब गिद्ध खाएंगे मांस, तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो डाइक्लोफेनिक जो सॉल्ट होगा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लीजिए, उनके शरीर में क्या होगा, एंटर होगा, किसके, गिद्ध के। ठीक, गिद्ध के शरीर में, गिद्ध के शरीर में क्या होगा, प्रवेश करेगा। क्योंकि क्या खाएंगे वो, मैंने अभी आपको बताया, वो मरे हुए पशुओं को क्या खाएंगे, मांस खाएंगे। अगर वो मांस खाएंगे तो क्या होगा, जो सॉल्ट होगा उनके शरीर में भी क्या होगा, डायरेक्टली एंटर करेगा। अब जब डायरेक्टली एंटर करेगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। क्या होगी, गिद्ध की भी मृत्यु हो जाएगी। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूं। प्रश्न ये आता है कि गिद्ध जो है आजकल क्यों कम दिखाई देते हैं, गिद्ध आजकल क्यों कम दिखाई देते हैं। ठीक, गिद्ध आजकल कम क्यों दिखाई देते हैं, वो इसी कारणवश दिखाई देते हैं। पहले आप सभी सुनते होंगे कि गांव वगैरह में गिद्ध आम बात थी दिखना, वो आम दिखते थे, मतलब हर जगह दिखाई पड़ते थे। बट उनका दिखना कम क्यों हो गया, उनकी मृत्यु का कारण क्या है, यही डाइक्लोफेनिक सॉल्ट। क्योंकि जब पशुओं का, जानवरों का मांस खाएंगे वो, तो क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं उनको हार्म करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। इस वजह से जो हमारे गिद्ध की जो जनसंख्या है वो क्या हो गई है, कम हो गई। गिद्ध अब हमें कम दिखाई पड़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका सीटेट जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन आता है कि गिद्ध की संख्या आजकल कम क्यों हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनिक सॉल्ट। ठीक है, जो उनके शरीर में कहीं ना कहीं किसकी वजह से, मरे हुए पशुओं का जो मांस खाने की वजह से जो उनके शरीर में एंटर करता है, वो इसका कारण है। किसका, गिद्ध की पॉपुलेशन कम होने का। इसलिए आजकल गिद्ध में क्या होते हैं, कम दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट देखते हैं, पक्षियों से रिलेटेड हैं। अगला है हमारा चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो तीनों हैं पक्षी हमारे, चील, बाज और गिद्ध, ये मनुष्य से 4 गुना ज्यादा इनको क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है। कितना, 4 गुना। 4 गुना इन्हें क्या दिखाई पड़ता है, 4 गुना मनुष्य। अगर मनुष्य 1 गुना देख रहा है तो ये चील, बाज और गिद्ध कितना देख सकते हैं, मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। यानी कि क्यों, क्योंकि इन्हें अपना शिकार करना होता है, इसलिए इनकी जो दूर की दृष्टि होती है वो बहुत क्या होती है, तेज होती है, 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। इससे सिर्फ यही पूछा जाता है सीटेट में कि चील, बाज और गिद्ध कितने गुना देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए दर्जन चिड़िया के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि टेलर बर्ड। क्या फ्रेंड्स, टेलर बर्ड। टेलर बर्ड टेलर बर्ड जो होती है वो अपना घोंसला, अब इसमें हम ये बात करेंगे फ्रेंड्स कि अलग अलग पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, और हर एक पक्षी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो उनके गर्दन घुमाने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, आउल कितने डिग्री तक गर्दन अपनी घुमा सकता है, उल्लू। ठीक है, और कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है, मैना। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, जो सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। दर्जन चिड़िया की जो चोंच होती है वो कैसी होती है, नुकीली। कैसी होती है, नुकीली होती है। तो वो नुकीले चोंच से पत्ते सीकर, यानी कि नुकीली चोंच का यूज करके, इस्तेमाल करके वो क्या करती है, अपने जो पत्ते सिलती है और उससे क्या करती है, अपना घोंसला बच्चे के लिए बनाती है। तो ये रही कुछ दर्जन चिड़िया के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं पूछता, सिर्फ आपको इसी तरह के पॉइंट मिलेंगे। अब आइए कठफोड़वा चिड़िया। आप सभी ने देखा होगा, एक चिड़िया होती है, इसकी चोंच बहुत लंबी होती है और ये उसके सर पे इस तरह से होता है। इसे क्या बोलते हैं, कठफोड़वा चिड़िया। ठीक है, कठफोड़वा चिड़िया जो होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मेहनती चिड़िया होती है। अब ये मेहनती कैसे होती है, ये पेड़ है ना, पेड़ का जो तना होता है, तने में आप सभी ने कभी गौर किया होगा तो
ये चिड़िया जो होती है जमीन में भी छेद करके कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए जमीन में भी छेद करती है, उसी तरह पेड़ के तने में भी क्या करती है, छेद करती है, किस लिए, रहने के लिए। तो उसमें पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़े मकोड़े भी खाती है और वहीं क्या करती है, रहती भी है। कौन सी, कठफोड़वा चिड़िया। ठीक, घोंसला पेड़ों के कितने केतनों में बनाती है। ठीक, ये जो पेड़ है ना, यहाँ छेद करके यहीं पे रहती है और यहीं कीड़े मकोड़े भी पेड़ के खाती है। ठीक है, अब ये मेहनत, इसको क्या कहा जाता है, मेहनत करने वाली चिड़िया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि क्या करती है, पेड़ के तने तक में क्या कर देती है, ये देखिए पूरा इस तरीके से छेद कर देती है और इसी में क्या करती है, रहती है और कीड़े खाती है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको मेहनती चिड़िया कहा जाता है। चलिए अब आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा शक्करखोरा। शक्करखोरा जो चिड़िया है वो फ्रेंड्स, उसे हम और भी क्या कहते हैं, वो इंडिया तो छोड़िए पूरे विश्व में उसे किस नाम से जाना जाता है, इंजीनियरिंग चिड़िया। किस नाम से जाना जाता है, इंजीनियरिंग। इंग्लिश में लिख देती हूं मैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग चिड़िया। अब इसे इंजीनियरिंग चिड़िया क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, इस चिड़िया को इंजीनियरिंग चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देख रहे हैं आप, मैंने आप देखिए ड्रॉ करा हुआ है। आप सभी अगर अपना घर वर जिसे डेकोरेशन करने की शौक होगा, डेकोरेट करने का, वो देखा होगा, उसमें वो एक इस टाइप का गोल गोल होता है और उसमें एक छेद होता है, उसमें चिड़िया वगैरह वो जैसे आते हैं ना डेकोरेशन वगैरह के आइटम्स, उसमें आपने देखा होगा। रियल में तो मुझे नहीं पता। ये देखिए एक गोला सा होता है, यहाँ पे एक छेद होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का, ये पेड़ की टहनी है और ये रहा गोला। इसमें चिड़िया क्या करती है, इसका क्योंकि इसका घोंसला ही क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक, तो इस घोंसले को बनाने में वो बहुत ज्यादा मेहनत करती, बहुत दिमाग लगाती, इसलिए क्या इंडिया छोड़िए इसे पूरे विश्व में क्या कहा जाता है, इंजीनियरिंग चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये किसी भी छोटी पेड़ अथवा डाली पे लटकता हुआ, ये देखिए डाली है पेड़ की, ये क्या है, लटकता हुआ घोंसला। ठीक, लटकता हुआ घोंसला बनाती है और उसी पर ये क्या करती है, रहती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे इंजीनियरिंग चिड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, अब घोंसले में वो क्या क्या यूज करती है घोंसला बनाने के लिए, बाल, घास, पेड़ की टहनियां, ठीक, सूखे पत्ते हो गए, कपड़े चीथड़े फटे पुराने, और क्या करती है, मकड़ी के जाले आदि से क्या होती है, बने होते हैं क्या, इसके घोंसले। इतने उसको जो भी मिल जाए, चाहे वो बाल हो, घास हो, टहनी हो, पेड़ की सूखी छोटी छोटी पतली पतली, ठीक है, सूखे पत्ते हो या कोई पुराने कपड़े छोटे छोटे जो चिड़िया आराम से उसको कैरी कर पाए, उसको उठा पाए, ठीक है, तो उससे क्या करती है, ये सारी चीजों का यूज करके क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। इस तरह क्या, ये देखिए पेड़ पर डाल पर लटका हुआ एक, ये देखिए घोंसला इस तरीके से गोल गोल ऐसे बना हुआ है। ठीक, बनाती है। तो ये रही शक्करखोरा। अब शक्कर इसे क्यों कहा जाता है, शक्कर यानी चीनी यानी कि मीठा, क्योंकि क्या करती है फ्रेंड्स, ये क्या करती है, शहद खाती है। क्या करती है, शहद का सेवन करती है, इसे शहद बहुत पसंद होता है, इसलिए इसे शक्करखोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होती है, नीले कलर की होती है। ठीक है, ये चिड़िया कैसी होती है, नीले कलर की। ठीक है, तो ये रही हमारी शक्करखोरा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहाँ से पूछता है कि ये सारी चीजें घोंसला बनाने में और क्या किस चीज का यूज करती है, और लटकता हुआ घोंसला किसका बनता है, तो आप क्या बताएंगे, शक्करखोरा जो चिड़िया है उसका घोंसला पेड़ पर लटका हुआ बनता है, उल्टा लटका हुआ। ठीक, ये देखिए इस तरह से। अब आइए गौरैया। अब गौरैया जो है हमारी फ्रेंडली चिड़िया है, हमारी दोस्त की तरह है। आप सभी को पता है, अगर कि आप सभी के घर में चावल वगैरह हो गया, दाने वगैरह, पानी वगैरह पीने आती होंगी, कौन सी, गौरैया चिड़िया। ठीक है, तो गौरैया चिड़िया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। मैं घोंसले के बारे में इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये जो पक्षी हैं इनसे रिलेटेड सीटेड में आपसे घोंसले ही पूछता है। ठीक है, और कौन सी चिड़िया गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, कितने डिग्री तक घुमा सकते हैं पक्षी, ये पूछता है, और वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स घोंसला जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई निचोड़ नहीं है, और घोंसले पक्षी सारे कैसे बनाते हैं आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो गौरैया चिड़िया अपना घोंसला क्या करती है, कहीं भी बना लेती है। आप सभी ने देखा होगा, घर में भी बना लेते हैं। ठीक है, आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर, कहीं पे भी, किसी भी पेड़ पर। ठीक है, कौन सी, गौरैया चिड़िया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। और इसे घर की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है। इसे घर की चिड़िया
चिड़िया को कहा जाता है हमारी गौरैया चिड़िया को। क्यों? क्योंकि वो अपना घोंसला क्या करती है, कहीं भी बना लेती है। तो ये रही हमारी किस गौरैया के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं किसके बारे में, मैना के बारे में। मैना के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। सारे पक्षियों को मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, जिससे आपको बार बार पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो और आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं मैना के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी बात कर ली जाए मैना चिड़िया के बारे में। मैना के बारे में तो मैना के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सीटेट के पेपर में, वो पूछा जाता है मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। झटका मतलब जर्क, जर्क झटका लग जाता है ना, जर्क जर्क यानी कि झटके से क्या करती है, अपनी गर्दन आगे पीछे करती। कौन सी? मैना चिड़िया। और फ्रेंड्स, जो मैना चिड़िया है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी मैना चिड़िया को जाना जाता है, इसके अलग अलग भी नाम है। ठीक है, तो मैना चिड़िया झटके से क्या करती है, अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। सीटेट के 2011 से पेपर उठा के देख लीजिए, 2011 से कंटिन्यूअस ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन क्या करता है, आगे पीछे करता है। तो इसका जवाब क्या होगा? मैना। इसको याद कर लीजिए। पक्षी अपनी गर्दन जो क्या करता है, झटके से आगे पीछे करता है, वो क्या है हमारा? मैना। मैना चिड़िया क्या करती है, झटके से गर्दन अपनी आगे पीछे करती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, फाख्ता चिड़िया। ठीक है, अब फाख्ता चिड़िया जो है ये भी सीटेट में हर बार पूछा जाने वाला सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन क्या है? ये फाख्ता चिड़िया। अब फाख्ता चिड़िया जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच में। ठीक है, और मेहंदी की मेड़ पर बनाती है। ये क्या बनाती है अपना घोंसला? कैक्टस के। अब इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए, इसकी ट्रिक भी देख लीजिए एक बार। ट्रिक क्या है? कैक्टस के कांटों, अगर आप सब अपना हाथ अगर कांटों के बीच में रखेंगे तो आपका अगर आप कांटों को छुएंगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा, फट जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कांटों से क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उसी तरह कांटों से फट जाएगा तो फा से फाख्ता और फाख से फटना। ठीक, तो फाख्ता चिड़िया क्या करती है? कांटों के बीच में और मेहंदी की मेड़ पर, ठीक, मेहंदी की मेड़ या मेहंदी के पेड़ पर क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। तो ये रहा हमारा दो पक्षी के बारे में मैंने आपको और बता दिया, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये झटके से गर्दन अपने आगे पीछे करने वाले पक्षी कौन है? मैना। और फाख्ता चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? कैक्टस के बीच में और मेहंदी की मेड़ पर। अब आइए देखते हैं अगला, में कुछ फैक्ट्स। किसके बारे में? उल्लू के बारे में कुछ फैक्ट्स। सीटेड हमेशा उल्लू के बारे में या किसी भी पक्षी के बारे में हमेशा फैक्ट चीजें पूछता है, फैक्चुअल चीजें पूछता है। जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया सारे पक्षियों के बारे में, घोंसला और उनकी गर्दन, वो सारी चीजें, और जो आगे पढ़ाने वाली हूँ वो उल्लू। अब उल्लू क्या है? उल्लू की जो आंखें होती है वो मनुष्य की तरह सीधी होती है। ठीक, और जो चिड़िया वगैरह होती है उनकी आंखें एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो क्या करती है, इधर भी देख सकती है और इधर भी। बट जो मनुष्य की तरह जो आंखें होती हैं वो किस पक्षी की होती है? उल्लू की। ठीक, मनुष्य की तरह जो आंखें होती है वो किस पक्षी की होती है? उल्लू की, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा देखता है। ठीक, ये आपको पहला फैक्ट याद रखना है। दूसरा, वो घोंसला कहाँ बनाता है? ठीक है, सुनसान जगह पर और सूखे पेड़ों पर। सुनसान जगह पर कहाँ क्या रहते हैं? उल्लू। और वो घोंसला कहाँ बनाते हैं? सूखे पेड़ों पर। ठीक, दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है, अपनी गर्दन 360 डिग्री से थोड़ा सा कम 270 डिग्री तक अपनी गर्दन वो क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। ठीक, अब जैसे हम लोग इतना कर सकते हैं, बट वो हमसे थोड़ा सा, इंसानों से थोड़ा सा ज्यादा कर सकता है। क्या? अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ठीक, तो ये फैक्ट। दूसरा, रात में रात्रिचर जो होता है पक्षी कौन सा होता है? उल्लू। ठीक, रात में उससे उल्लू को रात में या दिन में, रात में दिखाई देता है उल्लू को, दिन में नहीं दिखाई देता। तो ठीक है, तो किस दो रंगों में इसे देख सकता है? वो है काला और सफेद। ठीक है, काला और सफेद, काला और सफेद। उल्लू क्या है? उल्लू को दो ही कलर में दिखाई दे सकता है, एक काला और एक सफेद। ठीक है, तो ये इसका तीसरा फैक्ट। अब बात कर लेते हैं इंडियन रॉबिन। ठीक है, इंडियन रॉबिन जो चिड़िया है हमारी, ठीक है, उसके बारे में। पेड़ों के
पेड़ों के बीच में अपना क्या करती है, घोंसला बनाती है। ठीक, किसके बीच में, पेड़ों के बीच में, घास से बना हुआ इसका क्या होता है, घोंसला होता है। ठीक, पेड़ों के बीच में। ठीक, और घोंसला बनाने के लिए क्या यूज कर सकती है, नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, रुई। इसका गद्दा सॉरी इसका जो घोंसला होता है वो आप कह सकते हैं कि गद्दे की तरह मुलायम होता है, क्योंकि ये जो चीज यूज करती है घोंसला बनाने में, ठीक है, वो क्या होती है, सारी चीजें बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए इसका जो घोंसला होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। तो ये रहे उल्लू और किसके, इंडियन रॉबिन के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पक्षी के बारे में, अगले पक्षी के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स आइए अगला देखते हैं, वीवर पक्षी, यानी कि वीवर पक्षी को क्या कहा जाता है, वया पक्षी। वया पक्षी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो वीवर पक्षी के बारे में जो फैक्ट चीज है वो आइए देखते हैं। तो सभी नर वीवर घोंसला बनाते हैं। वीवर पक्षी में जो उनके नर पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं। ठीक, वया पक्षी भी ने कहा जाता है। ठीक, वया पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, और नर वीवर क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ठीक, मादा पक्षी घोंसले का क्या करती है, चुनाव करती हैं। कैसे, मादा पक्षी क्या करती है, घोंसले का क्या करती है, चुनाव करती हैं। घोंसले का चुनाव, यानी कि नर वीवर ने 4 घोंसले बनाए तो मादा पक्षी को जो पसंद आएगा वो उसी घोंसले में अंडे देंगी, उसी घोंसले में रहेंगी। 4 में से एक ये पसंद आया दूसरा वाला तो उसमें रहेंगी। तो मादा पक्षी सिर्फ क्या करती हैं, घोंसले का चुनाव करती हैं, और नर पक्षी क्या करते हैं, जो नर वीवर होते हैं वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो ये रही वीवर पक्षी के बारे में कुछ खास बात। अब कोयल के बारे में, कोयल के बारे में भी आपके सीटेट पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कोयल क्या है, अपनी मीठी आवाज के लिए क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। किसके लिए, अपनी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। जो कोयल होती है, फैक्ट यहां से पूछा जाता है। ठीक, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। कोयल का घोंसला, कोयल जो है कौवे के घोंसले में क्या करती है, रहती है और वहीं अंडे देती है, और जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ के भाग जाती है। ठीक, तो एक तरह से कौवे को क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रेम, ठीक, कोयल के प्रति। ठीक है, तो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाते हैं क्या कोयल, वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में क्या करती है, रहती है और अंडे देती हैं, और अपने जो हमारा कौवा होता है वो कोयल के बच्चों को क्या करता है, उनकी देखभाल करता है। अब आइए एक पॉइंट और देख लेते हैं कबूतर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कबूतर के बारे में, कबूतर जो है हमारा सफेद वाला, सफेद कबूतर जो है वो क्या है, शांति का प्रतीक है। आपके एनसीईआरटी में शांति का क्या है, प्रतीक। सफेद कबूतर क्या है, शांति का प्रतीक है। और कबूतर की आवाज कैसे कबूतर निकालता है, गुटरगू गुटरगू। ये जो पॉइंट्स है, ये बच्चों वाले जो फैक्ट्स है, ये सब एनसीईआरटी के फैक्ट्स है, ये आपको पता होने चाहिए। सफेद कबूतर किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और वो आवाज कैसे निकालता है, गुटरगू करके। ठीक है, तो ये आपके क्या है, एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स हैं, जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई पेपर बनाता है सीटेट का, तो सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड और बहुत हल्की फुल्की रहती है, कुछ इसमें इतना टफ नहीं रहता। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आज यही एंड करते हैं। मैंने आप जितने भी पक्षी थे मैंने सारे आपको बता दिए, सारी चीजें पक्षियों के बारे में डिस्कस कर दिए, सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, घोंसलों से, और सारी चीजें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है और आपने नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, और सारी सीटेट की क्लास मैंने पढ़ा दी है, एक एक करके सारे टॉपिक में कवर करा रही हूँ। प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारी चीजों को अच्छे से देखें, एक एक करके। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इको फ्रेंडली, आप कह लीजिए बहुत फ्रेंडली भाषा में सारी चीजें बताई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।